गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट। आज है डे 5 और ये हम कॉमर्स ऑप्शनल या एफएओ जिनका ऑप्शनल मतलब एफएओ एग्जाम के लिए जो अपियर हो रहे हैं उनके लिए है। एक और चीज़ है, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि कुछ वैकेंसी आई है अकाउंटेंट को लेके, तो उसके लिए मैं लाऊंगी एमसीक्यू सीरीज, लेकिन अभी मेरा कमिटमेंट 70th बीपीएससी के लिए है, इसीलिए मैं पहले इसे पूरा कर लेती हूँ। फिर उसको मैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से, मतलब एक चैप्टर वाइज मैं डिस्कस करूंगी, फिर उसका एमसीक्यू डिस्कस करूंगी एंड जो भी बीपीएससी के कॉमर्स रिलेटेड, जैसे 69th में आए हैं, 68 में आए हैं एमसीक्यू एंड प्लस 70th में भी आएंगे जो एमसीक्यू, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड डिस्कस करके ये बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना आपको क्या होना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, क्योंकि मैंने 69th का ऑप्शनल दिया है, ठीक है, तो उसमें ना बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें उन्होंने पूछा है। अगर उस लेवल का वो क्वेश्चन सेट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा कुछ डिमांडिंग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आप इजीली स्कोर कर जाओगे। मैं लिटरली कुछ नहीं पढ़ के गई थी, बट फिर भी मुझे 70 आ गए थे, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, कि थोड़े बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि हाँ किस थिंकर ने क्या बोला इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, एंड अकाउंटिंग के कुछ कोर कॉन्सेप्ट है या कॉस्टिंग के कुछ कोर कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होने चाहिए। थोड़े सा आपको इशू दे सकता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट, तो वो फैक्चुअल चीजें हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं कहीं पे भी गूगल करके। वैसे मैं भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने एग्जॉस्टिव उसके नोट्स बना रखे हैं, जो जो उन्होंने पॉइंटर्स दे रखे हैं सिलेबस में, ठीक है। तो जिनको थी कि वो कब मैं स्टार्ट करूंगी, तो फिलहाल मैं भी 70th का है। ये भी आपके वीडियोस ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके कोर कॉन्सेप्ट को फिर से ब्रश अप करेगी एंड आपको हेल्प करेगी एमसीक्यू सॉल्व करने में, ठीक है, क्योंकि आपको ये ब्रॉडर एस्पेक्ट देगी एंड जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आप अपना एप्टीट्यूड लगाओगे, एलिमिनेट करोगे ऑप्शन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि ये वीडियो देखिए, फिर एमसीक्यू तो मैं डिस्कस करूंगी ही इन फ्यूचर, ठीक है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का मेन मोटिव क्या है? देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है ना, कि जब भी एक कंपनी होती है तो वो तो ऐसा होता नहीं है कि कोई घर से अपना पैसा लगाता है। अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कि सपोजिटली मुझे कुछ एक फैक्ट्री लगानी है, तो मैं तो कुछ अपना पैसा लगाऊंगी, दैट इज इक्विटी, क्योंकि ये ओनर का पैसा है तो वो उसमें इक्विटी लगाऊंगी। बट मैं बाहर से भी तो पैसा उठाऊंगी, है ना, उसे डेट बोलते हैं, जो कि हम लोन के तौर पे बैंक से लेते हैं, जनरली ये लेते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी यही बोलती है कि हम किस फॉर्म में ले, मतलब कितना इक्विटी रखे, कितना डेट रखे, कि ताकि जो मेरा जो वैल्यूएशन है या जो मेरा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम पहुंचे, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का बेसिक यही मकसद है कि हम कितना बोरो करें ताकि मेरी फर्म की वैल्यू बढ़े एंड मेरा प्रॉफिट बढ़े। ऑब्वियसली जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो फर्म का वैल्यू भी बढ़ेगा इन अ वे, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का यही मेन मोटिव है। अगर आपको मालूम हो, डेट कैपिटल चीप, देखिए डेट हमेशा चीप होती है। क्यों होती है चीप? क्योंकि उसमें ना कुछ रिस्क वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते। इक्विटी, अब मैं ओनर हूँ, मैं अगर पैसा लगाई हूँ बिजनेस में, तो मेरे पास तो रिस्क है ना, कि मगर अगर कल मेरा बिजनेस डूब गया तो मेरे तो सारे पैसे डूब जाएंगे, दैट इज एसोसिएटेड विद इक्विटी। लेकिन डेट का क्या है कि भाई डेट तो आप बोरो की हो, आपको तो पे करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी बेच के करो। तो डेट में रिस्क रिस्क वाला जो पार्ट होता है ना वो कम होता है, इसीलिए डेट चीपर होती है एज कंपेयर टू इक्विटी, ठीक है। ये बेसिक हो गया। और एक्सटेंट ऑफ डेट टू मेजर द टर्म्स ऑफ डेट इक्विटी रेशियो, अगर आपको मालूम है रेशियो एनालिसिस आप पढ़ोगे, मैं थोड़े में रेशियो एनालिसिस भी बता दूंगी, क्योंकि आई थिंक बीपीएससी पूछने लगा है कि करंट रेशियो का क्या है, क्विक रेशियो का क्या है। तो डेट इक्विटी रेशियो का है 2:1 जो है ना, ऑप्टिमम है, कि मतलब दोगुना आपका। अगर सपोजिटली मैं 10 लाख लगा रही हूँ अपना पैसा, तो 20 लाख आप बाहर से उठा सकते हो, दैट इज द ऑप्टिमम चीज, ठीक है। ये वाला हो गया मोर एफिशिएंट डेट। देखिए, अब फिर उसके बाद क्या है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट आती है। एक कहता है रेलेवेंस थ्योरी और एक है इरेलेवेंस थ्योरी। रेलेवेंस थ्योरी में क्या बोलता है कि देखिए, हम डेट से उठाएंगे ना पैसा, मतलब बाहर से पैसा उठाएंगे, तो कहीं ना उससे मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ क्या बोलते हैं, मेरे वैल्यू ऑफ द फर्म में, मेरे इसमें फर्क पड़ेगा, रेलेवेंट होगा। मतलब जब हम पैसा उठाएंगे बोरो करके, तो वो कहीं ना कहीं मेरे वैल्यूएशन ऑफ द फर्म में उसका रेलेवेंसी बना रहेगा। वही दूसरी तरफ है इररेलेवेंट थ्योरी की, मतलब तुम चाहे जैसे भी उठाओ पैसा, उससे कोई मतलब ही नहीं होता। वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मनी विच यू हैव टेकन एज अ डेट, ठीक है। जो आप डेट की तौर पे उठाए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका वैल्यूएशन ऑफ द फर्म में या कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो इसके कुछ कुछ प्रोपोनेंट हैं।
ठीक है। अगर कैपिटल रेलेवेंस थ्योरी में देखते हैं तो एक नेट इनकम अप्रोच है गिवन बाय डेविड दुरंत, एंड डेविड दुरंत ही नेट ऑपरेटिंग इनकम ही देते हैं जहां पे बोलते हैं कि इररिलेवेंट है, यहाँ पे बोलते हैं कि रेलेवेंट है, ठीक है, फिर यहाँ पे बोलते हैं इररेलेवेंट है। तो डेविड दुरन का दो कॉन्सेप्ट है, एक नेट इनकम अप्रोच है और एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ठीक है, ये डेविड दुरन का है। फिर उसके बाद है एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जहां पे अर्जा सोलोमन बोलते हैं कि हाँ भाई रेलेवेंट है। वो बोलते हैं कि भाई कुछ समय तक तो कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग है, जो कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग है वो रिड्यूस होगा और फिर उसके बाद बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया रेलेवेंट थ्योरी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर इन इररेलेवेंट थ्योरी इज मोदी गिलानी मिलर हाइपोथेसिस, ये आपका सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, ठीक है। तो पहले जाने से पहले कि क्या ये कहते हैं थ्योरीज, एक बेसिक अजम्पशंस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी थ्योरी तभी प्रूव होती है कि व्हेन देयर इज अ गिवन अजम्पशन, कि उस अजम्पशन पे हम काम करते हैं तब जाके वो होल्ड ट्रू करती है, ट्रू होल्ड करती है, ठीक है। जैसे कि यूज ऑफ डेट एंड इक्विटी ओनली। अब ये वाला सिनेरियो में कैपिटल स्ट्रक्चर में ना सिर्फ डेट है और इक्विटी है, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स या वैसे करके कुछ और सिनेरियो नहीं है, ठीक है, कि लोन ले लिया, ऐसे कुछ भी नहीं है, या तो डेट है या तो इक्विटी है। देयर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ मतलब इनकम, या बोल लो जो पैसा उठाना है, दैट इज डेट एंड इक्विटी। 100% पे आउट पॉलिसी है। 100% पे आउट पॉलिसी ये बोलता है कि आप कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहे हो, सॉरी 100% डिविडेंड दे रहे हो, कुछ भी रिटेन नहीं कर रहे हो। 100% पे आउट पॉलिसी यही है, ठीक है। अगर 100 रुपए आप कमाए तो 100 रुपए आप डिविडेंड दे रहे हो, तो दैट इज द पे आउट पॉलिसी। बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क जो है ना कांस्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स डज नॉट एक्सिस्ट। ऑपरेटिंग अर्निंग इज कांस्टेंट विथ नो ग्रोथ, मतलब कुछ ग्रोथ नहीं है, अगर हर साल 100 कमा रहे हैं तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10% से बढ़ रहा है, सो कोई ग्रोथ नहीं है। टोटल एसेट इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम बट द लिवरेज इज चेंजेबल, मतलब जो एसेट है इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगा, लेकिन लिवरेज जो है मतलब डेट और इक्विटी का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर 10 लाख उठाने हैं मुझे तो मैं 10 लाख ही उठाऊंगा हर सिनेरियो में, लेकिन डेट हो सकता है कि 2 लाख करूं, 2 लाख और 8 लाख हो, 5 लाख और 5 लाख हो, तो वैसे हो सकता है, ठीक है। ऑल इन्वेस्टर हैव सेम फोरकास्टिंग रिगार्ड एक्सपेक्टेड, मतलब जो होता है ना कि जैसे कि कैसे शेयर मार्केट काम करे, अगर इन्वेस्टर सोच रहे कि दाम बढ़ेगा तो वो सेल नहीं करते, वो रिटेन करते हैं, वैसे ही इसमें भी है कि सब ना सेम ही तरीके से सोच रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। परपेचुअल लाइफ ऑफ द फर्म, ये तो है कि आपको पता है कंपनी परपेचुअल लाइफ है, अगर कंपनीज एक्ट का पढ़ोगे तो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड क्या है परपेचुअल लाइफ होती है, ठीक है। तो ये बेसिक अजम्पशन है कि डेट इक्विटी है, 100% पे आउट रेशियो है। तो ये बेसिक अजम्पशन है सारे अप्रोचेस का, ठीक है। अगर अप्रोचेस पूछ दे कि कौन कौन से अप्रोचेस है या क्या क्या अजम्पशन लिया गया है, तो आप एक बार दो बार रीड करोगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं पहला अपना नेट इनकम अप्रोच, ये रेलेवेंसी थ्योरी अभी अपने कर रहे हैं, ठीक है, कि जहां पे डेट ना रेलेवेंट है। डेविड दुरंत propounded that the value of the firm increases or the cost of the capital decreases by using debt। ये वाला डायग्राम आप देखो, ये क्या है, डेट इक्विटी रेशियो, दैट इज लिवरेज है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या है, केओ है, केडी है, ठीक है। तो अब ये हमारा केई है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। और ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है। तो बोलता है कि जैसे जैसे हमारा डेट का पोर्शन ज्यादा होगा ना, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज करेगा। इट मींस व्हाट, कि मतलब हम जितना ज्यादा डेट उठाएंगे उतना ज्यादा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चीप होता जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि जितना ज्यादा हम बाहर से पैसा उठाएंगे उतना हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब पैसा उठाने का इंटरेस्ट रेट कमता जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या होता है, अगर आप पढ़ेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ द कैपिटल में, कि उसमें क्या होता है, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केडी कॉस्ट ऑफ ये है, अगर और आगे जाएंगे वहां पे अगर पढ़ेंगे वेटेड एवरेज वाला में, तो यहाँ केपी भी होता है, कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स होता है। तो ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ द कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि जैसे जैसे हम पैसा उठाएंगे वैसे वैसे मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। सपोजिटली अगर हम 10%, अगर हम 2 लाख उठा रहे हैं तो हमारा 10% है, अगर हम 5 लाख उठा रहे हैं तो 8% है। तो यही वो बोलते हैं। तो इसमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, या के जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स का क्या है, नेट इनकम बाय केई, केई क्या हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ द इक्विटी, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ द कैपिटल को केओ हम डिनोट करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, एंड ये वैल्यू ऑफ द फर्म है। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। चलिए आप आपको एक ये सिनेरियो समझाते हैं, ठीक है। फंड्स रिक्वायर इज 10 लाख, मतलब मार्केट से हमको कितना उठाना है, 10 लाख रुपए उठाना है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कितना है, 2 लाख रुपए है, ठीक है।
एंड के कॉस्ट ऑफ द इक्विटी इज 20%, मतलब यहाँ पे ये 20% है। कॉस्ट ऑफ द डेट इज 10%, मतलब ये 10% है। अज्यूमिंग डेट इक्विटी रेशियो 1:4 है, 1:1 है, 4:1 है। तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं हम लोग, रेलेवेंट है डेट, ठीक है। तो ये अजम्पशन से आप दिखा रहे हो। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम सब में 2 लाख 2 लाख 2 लाख रहेगी, ठीक है। इंटरेस्ट अब माइनस करेंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द कैपिटल 10% है। अब ये क्या बोल रहा है, डेट इक्विटी रेशियो 1:4 है, मतलब 10 लाख है। तो आप 10 लाख को 5 से डिवाइड करो, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 लाख। तो यहाँ पे बोल रहा है डेट 1:4 का मतलब मेरा डेट हो जाएगा 2 लाख रुपए, और मेरा जो इक्विटी होगा वो हो जाएगा 8 लाख रुपए। तो ये हो गया 1:4। तो अब ये 2 लाख का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, हम पैसा उठा रहे हैं बाहर से, तो वो हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इसीलिए हम मेरा नेट इनकम, ठीक है, कितना हो गया, 1,80,000 हो गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जीरो हो गया। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या हम पढ़े थे, वैल्यू ऑफ इक्विटी का हम पढ़े थे, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। क्या पढ़े थे, नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द इक्विटी। सो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 0.2, ये वाला रेट ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरा आ गया 9 लाख रुपया, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अभी हम निकाले, 9 लाख रुपया हो गया। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट कितना है, 2 लाख रुपया उठाए, तो कहीं ना कहीं ये हो गया 11 लाख मेरा वैल्यू ऑफ द फर्म। तो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। तो ईबीआईटी हमारा क्या है, अर्निंग बिफोर, ये 2 लाख है, तो आप 2 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, 11 लाख, तो आपको ये 18.8% मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया एक केस में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेट 5 लाख हो जाएगा, इक्विटी भी 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख का आपका 10% क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 1,50,000। तो वैसे ही इसी तरीका से आप देखिए कि जैसे जैसे डेट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है, तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है ना, डिक्रीज करते जा रही है। तो यही ये बता रहा है कि रेलेवेंट है भाई, आप डेट बाहर से उठाओगे ना, तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब बार इसको समझना और इसको समझने की कोशिश करना तो आपके दिमाग में, एंड रिमेंबर द फॉर्मूला, जहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज इक्वल टू नेट इनकम बाय केई, ठीक है। केओ इज इक्वल टू व्हाट, ईबीआईटी बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल में आपका ज्यादा ये है, थ्योरी में आपका बस ये जानना है कि क्या बोला है आपका डेविड डुरन नेट इनकम अप्रोच में। नेट इनकम अप्रोच में यही बोलता है कि रेलेवेंट थ्योरी है, डेट जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटता जाएगा, ठीक है। ये एक एस्पेक्ट हो गया। फिर उसके बाद इसका क्या है, इट इज एविडेंट दैट डेट इक्विटी रेशियो इज इंक्रीजिंग, हेंस कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज डिक्रीजिंग। आपको इससे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नेट इनकम क्या है, प्रैक्टिकली अडॉप्टेड है। इट इज एरनेस टू अज्यूम दैट द रेट ऑफ रिटर्न एंड द इक्विटी डेट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये इसका नेगेटिव हो गया कि भाई रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है, कहीं ना कहीं तो आपका एक मिड पॉइंट आएगा जहां अनसस्टेनेबल डेट हो जाएगा। जो हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोलते हैं, इसे हम फॉर्मुलेट किया था एड्जा सोलोमन ने। ये भी रेलेवेंट बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, डेट का जो है ना, रेलेवेंट तो है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में एंड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल में, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, फॉलो द मिडिल पार्ट बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑफ एनआई एंड एनओआई। ये दोनों डेविड दुरन दिए हैं। यहाँ पे नेट इनकम में क्या बोलते हैं कि रेलेवेंट है, नेट ऑपरेटिंग इनकम में वही डेविड दुरन बोलते हैं कि इट इज इरेलेवेंट, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इनिशियली बोलते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ द कैपिटल डिक्रीजेस। ये वाला आप देखो, मैंने पहले क्या बनाया था आपका कि ये इक्विटी है केई पहले वाले में, और ये बनाया था केडी, और ऐसे कुछ था कि जैसे जैसे डेट बढ़ेगा हमारा केओ जो है रिड्यूस होते जाएगा। बस इस सिनेरियो में आप देखिए कि क्या होता है, वो नेट इनकम अप्रोच था। इस सिनेरियो में है कि देखिए आपका ये केई है और ये आपका केडी है, ठीक है। तो पहले बोला कि पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा फिर इंक्रीज होगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, जहां पे कि डेट जो है हमारा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल सीओसी दैट इज के ओ इज द लोएस्ट। ये मिड पॉइंट अपनाते हैं कि है डेट का तो है रोल मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटाने के लिए, लेकिन तब तक है जब तक कि वो सस्टेनेबल है, और कुछ समय के बाद वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। इट ओपाइंस दैट द फर्म कैन टेक advantage of the financial leverage to attain certain extent only and thereafter it become disadvantageous। चलिए इनका भी देख लेते हैं। इनका भी वही है कि देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है,
टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड 10 लाख है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,50,000 है। देखिए ये क्या बोले, कॉस्ट ऑफ द डेट जो है वो बढ़ने लगेगा। पिछले वाला सिनेरियो में हम क्या अज्यूम किए थे कि केडी जो है ना हमारा कांस्टेंट है, अगर पिछले वाले में देखोगे तो ये 10% का 10% है। लेकिन यहाँ पे देखो ये सिनेरियो में क्या हो जा रहा है कि जैसे ही मेरा 6:4 हो जा रहा है उसका इंटरेस्ट बढ़ जा रहा है, जो एडवांटेज हम ले रहे थे वो एडवांटेज नहीं रहेगा, बस यही चेंज हो रहा है इसमें। तो अब देखना यहां तक ना ये इंक्रीज करेगा और जैसे ही ये 7% होगा ना ये डिक्रीज कर देगा। सेम चीज है, एप्लीकेबल है, आपका वैल्यू ऑफ द फर्म वही निकलेगा। आप देखिए 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 2:8 है, जो हम दिए कि ये मेंटेन करना है, ये मेंटेन करना है। तो आप देखो यहां तक ना रिड्यूस किया है, 13.39 है, पिछला वाला जो किया है ना वही वाला है। बस यहाँ पे एक चीज यहाँ पे एस्पेक्ट हो गया कि केडी रेट बढ़ने लगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। और यहाँ पे भी रेलेवेंस बोल रहे हैं कि केडी रेलेवेंट है। तो ये देखो 13 पहले था मेरा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, फिर 7.1 हुआ, 6.3 हुआ एंड फिर बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? आप देखो यहाँ पे ये 7% हो गया, इसीलिए मेरा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल बढ़ गया। तो हम लोग दो थ्योरी पढ़े आपका रेलेवेंस थ्योरी में। एक डेविड दुरन का नेट इनकम अप्रोच है, वो बोलते हैं कि जैसे जैसे डेट लेंगे वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ द कैपिटल घटता जाएगा, ठीक है। और एक है आपका ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जो एर्जा सोलमन ने बोला है कि हाँ अप टू द सर्टेन पॉइंट तो डिक्रीज होगा लेकिन आफ्टर दैट हमारा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इंक्रीज होने लगेगा। तो दीज वेर द टू थ्योरी ऑफ रेलेवेंट थ्योरी, जहां बोलते हैं कि हाँ भाई डेट तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट करता है हमारे कॉस्ट ऑफ द कैपिटल को, ठीक है। अब आते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये भी डेविड दुरन दिए लेकिन ये इररेलेवेंट थ्योरी है। मतलब क्या, कुछ भी लो, डेट लो नहीं लो बात बराबर है। क्यों बराबर है? देखिए मोदी गिलानी भी यही कहते हैं एंड ये डेविड दुरन भी यही कहते हैं। देखिए कहते हैं ना कि जैसे जैसे क्या होता है कि हम डेट बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो जो इक्विटी का उससे रिड्यूस होता है ना, तो इक्विटी का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। मतलब जो घटना हमारा डेट से, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल हमारा दो है, इक्विटी है और डेट है। तो कहता है कि डेट सो लेने से हमारा डिक्रीज तो होगा सीओसी, लेकिन साथ ही साथ हमारा यहाँ पे ना ये इक्विटी ना ऑफसेट कर देता है, ये उसको उतना ही ऊपर खींच देता है। इसीलिए नेट इंपैक्ट जो है ना हमारा जीरो है, नील बटा सन्नाटा है। इसीलिए कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट है, ठीक है, समझ में आया। डेट से जितना हमको फायदा होगा वो ऑफसेट हो जाएगा इक्विटी का, कैपिटल मतलब इक्विटी का जो वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ द इक्विटी जो फाइनेंस करने में है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये हो गया नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो डेविड दुरन इज एसोसिएटेड प्रोपाउंडेड दिस दैट opined that the value of the firm and COC is independent of degree of financial leverage, ये बोलते हैं इंडिपेंडेंट ही है, ठीक है। argued that market capitalizes overall earning of the fund for the valuation purpose and it is divorced between debt and equity and becomes irrelevant। वो बोलते हैं कि भाई टोटल अर्निंग पे डिपेंडेंट है, हमारा जो कैपिटलाइजेशन होता है वो अर्निंग पे डिपेंडेंट है एंड वैल्यूएशन पर्पस के लिए हम वही यूज करते हैं, इसीलिए कोई रिलेशन ही नहीं है डेट एंड इक्विटी का, ठीक है, इसीलिए वो इररेलेवेंट हो जाता है। सम एडिशनल अजम्पशन लिए कि केडी रिमेन कांस्टेंट जो पहले था, यूजेस मोर एंड मोर डेट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द शेयर होल्डर, जो मैं पहले बात बोल रही थी कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे डेट बढ़ेगा तो उसका रिस्क भी बढ़ेगा। तो भाई जब रिस्क बढ़ेगा तो कोई क्यों रहेगा वहां पे, इसीलिए उसके लिए एक्स्ट्रा रिस्क के लिए हम एक्स्ट्रा उसको पैसा देंगे, ठीक है। डेट उठा रहे हैं ज्यादा, वो तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा रिड्यूस होगा लेकिन रिस्क भी तो बढ़ेगा, तो रिस्क के लिए हमको ऑफसेट करना पड़ेगा, इक्विटी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए इसका क्या है, केडी है, केई है और ये कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है। क्यों है? क्योंकि ये इररिलेवेंट है भाई, इससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है। ये अगर इससे फायदा हो रहा है तो ये उसको रिस्क को मैनेज करने के लिए हम इसको एक्स्ट्रा पे करेंगे, इसीलिए ये सेट ऑफ हो जा रहा है एंड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। केओ इज डिपेंडेंट अपॉन बिजनेस रिस्क बट नॉट ऑन फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क पे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियल रिस्क पे नहीं। फाइनेंशियल रिस्क क्या हुआ, हम पैसा कहाँ से उठा रहे हैं। बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है, बिजनेस रिस्क वो है जैसे टेक्सटाइल का है तो टेक्सटाइल स्पेसिफिक हो सकता है, लेदर है तो लेदर स्पेसिफिक हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी है तो उसका कुछ स्पेसिफिक रिस्क है। तो बिजनेस रिस्क से ही कंसिडर होता है आपका क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अब यही है, आप इनका यहाँ पे देख लीजिए, एडवांटेजेस ऑफ चीप डेट इज ऑफसेट बाय द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी। कॉस्ट ऑफ द इक्विटी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई रिस्क बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे डिग्री ऑफ लिवरेज बढ़ता जा रहा है, मतलब हम डेट लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, केडी, दैट इज कॉस्ट ऑफ द डेट बाय ईडी, मतलब ये वैल्यू ऑफ द फर्म है, और केई प्लस केई, इसको अगर हम लिखे ना तो ऐसे लिखाएगा, केओ इज इक्वल टू
KD, इसका वेटेज कर देंगे हम डेट बाय इक्विटी प्लस डेट प्लस KE, इक्विटी का जितना वैल्यू है प्लस E प्लस D, मतलब ये वेटेड एवरेज इसका निकाल दे रहे हैं, तो उसका नेट में ना इफेक्ट सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वही है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख है, इंटरेस्ट है हमारा 12, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है ना, फंड रिक्वायर्ड है 10 लाख है, वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है, NOI इज 2 लाख, तो आपका कॉस्ट ऑफ द कैपिटल 8% है, KD 6% है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, 0.8 कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है, इसीलिए 25 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख है, सारे केस में इंटरेस्ट कितना होगा, 12,000 क्यों होगा, ठीक है, 10 लाख है, 1:4 ले रहे हैं, मतलब 2 लाख, 2 लाख का 6% क्या हुआ, 12,000, 1,88,000 आ गया। और इक्विटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 25 लाख, 25 लाख में से हम 2 लाख ले रहे हैं डेट से, तो बचा मेरा इक्विटी का 23 लाख, इसीलिए कॉस्ट ऑफ द कैपिटल कितना होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, KD का ये है, तो हमारा 8%, 8%, 8% निकलेगा। और जो हमारा KE है, ये देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे डेट इंक्रीज हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है, तो ये यही प्रोपाउंड करता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखना है, KO को, और KE फ्लक्चुएट होगा, क्यों फ्लक्चुएट होगा, डेट जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा रिस्क भी इंक्रीज होगा, इसीलिए हमको इक्विटी को ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कांस्टेंट रख रहे थे, यहाँ पे हम KO को फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, KE को फाइंड कर रहे हैं, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म विड बी आपका क्या बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द कैपिटल था। ठीक है, तो यही हो गया आपका, एविडेंट दैट विद द इंक्रीज इन दैट इक्विटी रेट ऑफ रिटर्न शुड आल्सो, बट ओवरऑल कंपनी रिमेन्स द कांस्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इक्विटी का बढ़ते रहता है। ठीक है, फिर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है, प्रोवाइडेड इररिलेवेंट थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी वही बात बोले हैं जो कि आपका डेविड डुरन नेट ऑपरेटिंग इनकम में बोले, डेट इज नीदर बेनिफिशियल नॉर नॉन बेनिफिशियल, नो फर्म कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एंड COC कॉस्ट ऑफ द कैपिटल विल रिमेन कांस्टेंट वेदर डेट इज यूज्ड और नॉट। ठीक है, वेदर डेट इज यूज्ड और नॉट वो है, वो बोलते हैं कि भाई प्रपोजिशन 1 है, एक पिज्जा केक है ना, वो बोलते हैं कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर पिज्जा केक की तरह होता है, फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम इसको इक्विटी 30% लो, डेट 70% लो, डेट 50-50 लो, इसको फर्क नहीं पड़ता। MV of any firm is independent of its capital structure. Value of the firm is net operating income by the cost of the capital. इसीलिए value of the firm changes when these two changes, मतलब net operating income change होगा, cost of the capital change होगा। cost of the capital अब कैसे आ रहा है, इक्विटी से आ रहा है या डेट से आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, साइज ऑफ द पिज्जा कैसे भी काटो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोपोजिशन 2 है, कॉस्ट ऑफ द इक्विटी इज लिवरेज्ड fund, cost of the unlevered fund plus financial risk premium which depends upon the degree of financial leverages, thus the advantage of cheap debt is offset by proportionality by increase in equity। वही जो डेविड दुरन बोल रहे थे, क्योंकि रिस्क बढ़ेगा तो हमें उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर बेयरिंग एक्स्ट्रा रिस्क, रिस्क उनको ज्यादा हो रहा है, इसीलिए उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इसीलिए ये ऑफसेट हो जाता है। ठीक है, सेम वही है, KO इज इक्वल टू KE, ई वाई वैल्यू ऑफ द फर्म है, डी ए वैल्यू ऑफ द फर्म है, वही वाला फॉर्मूला, मतलब आप फॉर्मूला देख लेना कि क्या क्या है अप्रोच, लेकिन बेसिक आइडिया वही है। ठीक है, कंक्लूजन यही है, ये आप छोड़ दो प्रपोजिशन 3, ये कंक्लूजन यही है, इररिलेवेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर व्हेन कॉर्पोरेट टैक्स इज इग्नोर्ड, ये वाला भी थोड़ा सा आप छोड़ दो। ठीक है, अप्रोच अंदर कॉर्पोरेट टैक्स ये उतना रेलेवेंट नहीं है BPSC के लिए। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं अप्रोच का, मोदी गिलानी अप्रोच का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म में आ जाता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ दिस अप्रोच इज दैट आर्बिट्राज प्रोसेस फॉर्मिंग द बिहेवियरल फाउंडेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज इम्परफेक्ट। Arbitration process no use discrepancy arises between the market value of unlevered fund and value firm। ये जो बोल रहे हैं ना कि आर्बिट्राज होता है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी के पास इंफॉर्मेशन असिमेट्री है, ऐसे है, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो डिसएडवांटेज है। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि हम पहले अज्यूम क्या किए थे कि देर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, कॉस्ट इज इन्वॉल्व, ब्रोकर होता है, कमीशन होता है, इसीलिए ये थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है। assumption of borrowing and lending by the firm and the individual at the same rate of interest, ये भी थोड़ा है कि भाई अलग अलग बैंक के पास जाओगे कहीं ना कहीं आपको 0.5 0.6 का डिफरेंस मिलेगा, इसीलिए assuming that lending rate is same is also not होल्डिंग ट्रू। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डोमिनेट द कैपिटल, पर्सनल एंड द होम मेड लिवरेज है, आप पढ़ लेना, ये जनरली ये जो रिटर्न लिख रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें है ना थोड़ी सी पुरानी है, एंड कुछ कुछ चीजें जो रेलेवेंट नहीं है, जैसे वो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं अज्यूम किए हैं,
ठीक है, इंफॉर्मेशन सिमेट्री के बारे में बोलते हैं कि सारे सबके पास सेम इंफॉर्मेशन है, तो वो कहीं ना कहीं आपका उसे डिसएडवांटेज या उसकी लिमिटेशन में आती है। आप आराम से लिख लोगे अजम्पशन जो जो है ना, अजम्पशन के बेसिस पे ही उसका डिसएडवांटेज आप निकाल सकते हो, क्योंकि वो अजम्पशन बहुत ही आइडल है। ठीक है, ट्रेड ऑफ थ्योरी। ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आर्बिट्राज प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है। एक पेकिंग ऑर्डर आप देख लेना, अगर वो पूछ सकता है कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी है, इज बेस्ड ऑन द सिमेट्री asymmetry information, different party have different information in a firm, मैनेज अ बेटर इन्फॉर्मेशन देन द इन्वेस्टर। मतलब वही है, सबके पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, उसी बेसिस पे होता है। नो वेल डिफाइंड इक्विटी लार्जेस्ट है, ऑर्डर इंटरनल डेट है। तो समझो पेकिंग ऑर्डर ये है कि सबके पास इंफॉर्मेशन असिमेट्री की बात करते हैं। अब चलिए एक कॉन्सेप्ट देते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आप जान लीजिए कि क्या होता है। अ फर्म हैज अ मोर कैपिटल मींस एसेट वर्थ देन द इशूड कैपिटल। क्या होता है, अ फर्म हैज मोर कैपिटल, एसेट्स आर वर्थ लेस देन द इशूड कैपिटल। अब हम ओवर कैपिटलाइजेशन कर दिए, 10 लाख का हम कैपिटल दे दिए, लेकिन अगर एसेट तो खड़ा कर दिए, लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यूएशन उसका ले तो 8 लाख ही है। इट मीन्स व्हाट, 2 लाख से ज्यादा ओवर कैपिटलाइज है। तो इसका कॉजेस क्या क्या हो सकता है? रेजिंग मोर मनी, हो सकता है कि हम नहीं चाहते थे लेकिन ज्यादा पैसा उठा लिए। बोरो ह्यूज एट अ हायर रेट दैन, क्योंकि देखिए अब इसमें बोरोइंग का है तो इंटरेस्ट भी तो ज्यादा होगा, तो इंटरेस्ट भी ज्यादा हो सकता है। एक्सेसिव पेमेंट फॉर फिक्टिशियस एसेट, आपको पता है फिक्टिशियस एसेट क्या है, कि ऑन ग्राउंड नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज अ फिक्टिशियस एसेट, तो वो सब ज्यादा रख के रखा है, लेकिन एक्चुअल में तो वैल्यू होती नहीं है, इसीलिए ओवर कैपिटलाइज हो सकता है। तो पूछ सकता है ना कि ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या हो सकता है? देयर इज एक्सेस ऑफ फिक्टिशियस एसेट, यस इट इज ट्रू, दैट मे लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन। फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर प्रोविजनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का ढंग से प्रोविजनिंग नहीं किया है, रॉन्ग एस्टिमेशन हो सकता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है इससे, जब ओवर कैपिटलाइज होता है ना, तो डिविडेंड रेट कम होता है, मार्केट प्राइस भी रिड्यूस होता है, रिजॉर्ट टू विंडो ड्रेसिंग होता है, एंड में, अच्छा ये खुद ही मैं नहीं पढ़ पा रही, सॉरी। तो आप ये बेसिकली मोटा मोटा देख लो कि ये है डिविडेंड रेट डिक्रीज हो रहा है, मार्केट प्राइस डिक्रीज हो रहा है, और विंडो ड्रेसिंग को रिजॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिफॉर्म क्या हो सकता है? बायबैक कर सकते हैं, रिड्यूस द क्लेम ऑफ द डिवेंचर एंड वैल्यू ऑफ द शेयर को फिर से हम रीअसेस कर सकते हैं, तब ओवर कैपिटलाइजेशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि भाई कैपिटल तो कम है लेकिन वैल्यूएशन ऑफ एसेट ज्यादा है, ऐसा समझ लो। इनसफिशिएंट कैपिटल बट लार्ज सीक्रेट रिजर्व है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है इसका, इफेक्ट क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ शेयर वैल्यू है, इंक्रीज इन डिविडेंड, ठीक है, टर्नओवर वेजेस है, स्पिरिट ऑफ स्प्लिट ऑफ द शेयर किया जा सकता है। ठीक है, इशू ऑफ बोनस किया जा सकता है ताकि कैपिटल को बढ़ाया जाए, एंड रिवाइज अपवर्ड शेयर वैल्यू, रियल वैल्यू इज ग्रेटर देन द बुक वैल्यू। ठीक है, तो हम बेसिकली मोटा मोटी आपको ये समझाते हैं। लिवरेजेस जो है ना, ये हम लोग कॉस्ट के साथ करेंगे। आप कॉस्ट में हम लोग ईबीटी ईबीआईटी एनालिसिस पढ़ते हैं ना, वो वाला कंट्रीब्यूशन एंड सेल वाला, उसमें करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, लेकिन जब हम कॉस्ट करेंगे ना, तब ये हम लिवरेजेस इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन में आप देखिए, बैलेंस शीट को अपने मन में इमेजिन कीजिए। आपको मालूम है बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं, एक होता है लाइबिलिटी साइड होता है, एक होता है एसेट साइड। तो ओवर कैपिटलाइजेशन में ये होता है ना कि जो लाइबिलिटी साइड है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, एंड एसेट साइड की वैल्यू कम है। तो इससे क्या हो गया? ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया। तो इससे क्या क्या हो जाएगा भाई? हमारा मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा, हमारा डिविडेंड कम हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए और क्या रीजन हो सकता है? हम डेप्रिसिएशन ढंग से प्रोविजन नहीं किए, फिक्टिशियस एसेट्स हो सकता है। तो इसको ढंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपना क्या बोलते हैं, कैपिटल रिड्यूस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर एसेट। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे? बायबैक ऑफ द शेयर्स करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका जो क्लेम्स है डिवेंचर्स का, वो कम करेंगे, क्लेम्स है। तो इस तरीके से हम इधर कैपिटल रिड्यूस करेंगे, तब जाके वो मिलान खा जाएगा। फिर अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है कि हमारे पास एसेट तो ज्यादा है लेकिन कैपिटल कम है। तो इससे क्या होगा कि हमारा डिविडेंड रेट ज्यादा होगा। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ द शेयर वैल्यू हो जाएगा। तो हमको कैपिटल कैपिटल को बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? स्प्लिट ऑफ द शेयर कर सकते हैं, शेयर वैल्यू बढ़ा सकते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। तो ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं इससे आपका थ्योरी पार्ट में। बाकी रिटर्न के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मोदी गिलानी का वो अच्छे से पूछते हैं। तो आप ना इसको कंक्लूजन, रेफरेंस और ये सब एग्जाम्पल के थ्रू एग्जामिनर को समझाओगे ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं खुद 20 में 18 स्कोर की हूँ, मतलब जो रिटर्न एग्जाम है, आप ध्यान से देखोगे तो 20 में 18 18 उन्होंने दिया है।
तो कहीं ना कहीं ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। एक और चीज है, कॉमर्स है ना बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, कोई भी ऐसे वैसे लोग ना नहीं ले सकते, जिनका बैकग्राउंड है वही पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसकी मार्किंग होती है ना वो काफी सही होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू आपका क्या बोले हिस्ट्री एंड ऑल, क्योंकि वो कोई भी ले सकता है ना ऑप्शनल, लेकिन कॉमर्स ऐसे कोई नहीं ले सकता है। इवन फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी पेपर ना बहुत ज्यादा टफ नहीं सेट किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ये ले रहे हैं। तो इस वजह से जो टेक्निकल है कोर कॉन्सेप्ट पे ही पूछते हैं, बहुत ही हाई फाई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, इसीलिए घबराइए नहीं, अपना कोर कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करते रहिए। आप आराम से 40 मार्क्स पा लेंगे आपका 78 बीपीएससी में। एंड जिनका एफएओ है वो ऐसे तरीके से लिखेंगे, प्रेजेंट करके लिखेंगे, सही सम सॉल्व करेंगे, डिविडेंड वगैरह से अगर आता है तो आपको मालूम, सॉरी डिविडेंड में बोली, कैपिटल स्ट्रक्चर में वैल्यूएशन ऑफ द फर्म है, कैसे कैसे करना है, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, एग्जाम्पल भी लिख दिया है, तो आप बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, जिनका कॉमर्स ऑप्शनल है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है,